हेलो एवरीवन। सो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि अपनी ब्लॉक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है। तो एलिमेंट्स को ब्लॉक में डिवाइड क्यों किया गया, अपनों ने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा था कि उनकी स्टडी इजी रह जाती है अपने लिए। कितने ब्लॉक है अपने पास? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक को आप 11th क्लास में पढ़ते हो। पी ब्लॉक को 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आप पढ़ रहे हो 11th क्लास में, एंड सेकंड पार्ट है जो मेजर पार्ट है पी ब्लॉक का, वो आप पढ़ते हो 12th क्लास में। और डी एंड एफ ब्लॉक का तो अपने को पता ही है कि उसका पूरा का पूरा चैप्टर ही 12th क्लास में आता है। ठीक है, तो अपने एस ब्लॉक पे चलते हैं। और एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में कैसे डिवाइड किया गया? सबसे बेसिक क्राइटेरिया क्या था किसी भी एलिमेंट को कौन से ब्लॉक में रखना है? तो सबसे बेसिक क्राइटेरिया आपको याद होगा कि जिस भी एलिमेंट में अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, जिस भी एलिमेंट का, उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है वो जिस भी सबशेल में जाएगा, मान लो अगर एस सबशेल में जा रहा है तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट रहेगा। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स अपने शुरू करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सो अभी मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बता दी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एस सबशेल में जाएगा वो अपना एस ब्लॉक एलिमेंट्स रहेगा। ठीक है, तो चलिए अपने इसकी बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं। एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in outermost S सबशेल। ठीक है, तो अपनी ये रही अपनी बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जा रहा है, एस एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? अपने को पता है कि एस सबशेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, तो मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं अपने? 2। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? ns1 to ns2, या तो ns1 होना चाहिए या ns2 होना चाहिए, वही एलिमेंट्स एस ब्लॉक में आएंगे। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एस ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं अपने देखते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप है और एक सेकंड ग्रुप। थोड़ा सा इसको यहाँ लिखते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं जो और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो वाले अपने कौन से होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अब देखते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। याद होगा आपको कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स में कौन से आते हैं? सेकंड ग्रुप में आते हैं अपने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, ये वाले अपने एलिमेंट्स हैं जो एस ब्लॉक में आ जाएंगे। इनकी अपने को स्टडी करनी है और एस ब्लॉक चैप्टर में इनके कंपाउंड्स, उनकी स्टेबिलिटी, उनकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, सो इसी पे ही अपना सारा का सारा चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, अब देखें कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है जो अपना फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप, सिर्फ 2 ही ग्रुप हैं जो पूरे एस ब्लॉक को बना रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप का एक स्पेसिफिक नेम दिया गया, क्या था वो? एल्कलाइन मेटल्स। और जो सेकंड ग्रुप था अपना उसको कहा गया एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब ये डिफरेंट नेम्स क्यों आए, अगर मैं देखेंगे कि इनको स्पेशली नेम क्यों मिला, एल्कलाइन मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देखो इसके नेम का रीजन रहेगा अपना कि जो फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल्स हैं जितने भी, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर दे गिव्स स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, इसीलिए इनको एल्कलाइन मेटल्स बोला गया, क्योंकि जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी तो उनके हाइड्रोक्साइड होंगे वो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन नेचर के होंगे। सेम नहीं एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन वर्ड इसमें भी आ रहा है, बट इसमें एक नया वर्ड जुड़ गया अर्थ। तो इसका अपने मतलब समझते हैं। एक तो इनके जो ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं,
are alkaline in nature and present in earth crust. एक और रीजन रहेगा इनका कि जो अर्थ का मतलब अर्थ की क्रस्ट में है, तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये ऑक्साइड्स आर हीट रेजिस्टेंट। ठीक है, इन सब रीजन के कारण इनको स्पेसिफिक नेम मिला गया। एल्कलाइन तो है ही नहीं, साथ में वो अर्थ क्रस्ट में भी मिलते हैं। ठीक है, तो अब बट दोनों ग्रुप्स में एक एक्सेप्शन रहेगा। जो अपना फर्स्ट ग्रुप है एल्कलाइन मेटल्स है, उसमें जो लिथियम है, इसका जो हाइड्रोक्साइड है वो है LiOH, बट ये क्या है अपना वीक बेस। सो ये लिथियम अपना बाकी ग्रुप एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। उसका रीजन क्या रहेगा वो अपने आगे पढ़ेंगे। और इधर भी जो बेरिलियम है, बेरिलियम के लिए देखो, बेरिलियम का जो ऑक्साइड रहेगा और जो हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एल्कलाइन नहीं होता, बट ये यहाँ पे कौन से नेचर का होता है, एम्फोटेरिक। ये दोनों चीजें इन दोनों एलिमेंट्स को अपने ग्रुप से थोड़ा अलग करती हैं। इनका बिहेवियर एनानोमस है, इनका रीजन भी अपने पढ़ेंगे कि ऐसा बिहेवियर क्यों शो कर रहे हैं। बाकी एलिमेंट्स तो एक जैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं कि उधर देखें तो सोडियम से लेके सीजियम तक उनके हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है, और इधर भी देखें मैग्नीशियम से लेके बैरियम तक उनके भी हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड्स एल्कलाइन हैं, बट लिथियम एंड बेरिलियम का अपना बिहेवियर अलग है। ठीक है, ये हो गया अपना बेसिक सा इंट्रोडक्शन। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से हैं, उनको स्पेसिफिक नेम क्यों मिला। ठीक है, अब अपने थोड़ा थोड़ा इनके बारे में और अलग अलग पढ़ेंगे। अब अपने फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, होपफुली आपको ये सब समझ में आ गया होगा। चलो अब अपने आते हैं फर्स्ट ग्रुप मेटल्स पे, एल्कलाइन मेटल्स। उससे पहले अपने एक चीज बात करते हैं कि अपनों दोनों एलिमेंट्स को देख लिया है कि हाँ ये एलिमेंट्स है, अब इनमें सिमिलरिटी भी होनी चाहिए ना, है तो एस ब्लॉक की। अब इनमें एक चीज और आती है, उससे पहले अपने पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप डायगोनल रिलेशनशिप क्या है कि जो एलिमेंट है, मान लो कि लिथियम का डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये देखो डायगोनल क्या होता है, ऐसे होता है। लिथियम का डायगोनल एलिमेंट है मैग्नीशियम। ठीक है, अब ये दोनों सिमिलरिटी शो करते हैं कि दोनों की जो प्रॉपर्टीज है लिथियम और मैग्नीशियम की, वो काफ़ी सिमिलर होंगी। उसका रीज़न क्या है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लिथियम था अपना, इधर बेरिलियम है, सोडियम, पोटेशियम एंड इधर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये अपना डायगोनल। ये प्रॉपर्टीज सेम शो करेंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब रीजन क्या उसका देखते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप शो करने का रीजन रहता है कि उनका चार्ज और रेडियस रेशियो, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो है जो, वो दोनों का ऑलमोस्ट सेम रहता है। क्या है, चार्ज अपॉन में रेडियस, जो ये वैल्यू रहेगी दोनों की, ये ऑलमोस्ट सेम रहती है। किनकी, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं लिथियम और मैग्नीशियम, इसलिए ये दोनों एक जैसा बिहेवियर शो करते हैं। अपने बिहेवियर में देखेंगे कि आगे कैसे कैसे लिथियम भी नाइट्राइड बना रहा होता है एयर के साथ रिएक्ट करने पे, मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बना रहा होता है एयर के साथ रिएक्ट करके। तो ऐसी काफ़ी सारी सिमिलरिटीज आपको मिलेंगी। उनके चार्ज और रेडियस जो रेशियो है उनका ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ डायगोनल रिलेशनशिप को, थोड़ा सा ब्रीफ में बताया कुछ। मेन आपको इनका रीजन क्या रखना है कि रीजन पूछ लेते हैं। एक तो रीजन पूछते हैं कि रीजन क्या है डायगोनल रिलेशनशिप पूछने का, शो करने का। दूसरा कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करेंगे। जैसे कि बेरिलियम के बाद क्या आता है, बोरोन, हालांकि वो पी ब्लॉक में आएगा। ये देखो बोरोन, बोरोन के नीचे कौन सा है, एल्यूमिनियम। अब बेरिलियम और एल्यूमिनियम ये भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स है और ये भी डायगोनल रिलेशनशिप शो करेंगे। सो इसलिए
आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो थोड़ा बहुत आपको पीरियोडिक टेबल का दिमाग में आइडिया होना चाहिए, थोड़ा बहुत क्यों, इतना तो आप अभी हायर क्लासेस में आ चुके हैं, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा एटलीस्ट SM3 ब्लॉक के तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इन पे बेसिकली क्वेश्चन रहता है, कभी कभी सिमिलैरिटीज भी पूछ लेते हैं। सिमिलैरिटीज अपने पढ़ेंगे जब भी ना जो एलिमेंट्स हैं इनको इंडिविजुअली अपने देखेंगे या इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब आ जाते हैं अपने एल्कलाइन मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, अब उन्होंने देख लिया था कि कौन कौन से एलिमेंट्स है इसमें। अब सबसे पहले अपने इसका देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी सिंपल है, वो रहेगा अपना NS1। S ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। N यहाँ पे क्या शो कर रहा है, पीरियड नंबर की, वो पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है। यह आपको याद होगा, अपन ने पढ़ा था क्वांटम नंबर्स। तो N कौन सा क्वांटम नंबर रहता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि जो लिथियम का रहेगा वो रहेगा अपना 1s2 2s1। 1s2 किसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ, बोलो बोलो, हीलियम का। हीलियम क्या है, नोबल गैस, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। सोडियम का भी सेम 1s2 2s2 2p6 and 3s1। ये किसका हुआ, नियोन का। ठीक है, ऐसे आप पोटेशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ये किसका हुआ, और तो अपने तीन ही देखते हैं। इससे अपने को कुछ आइडिया हो रहा है कि जब मेटल्स की टेंडेंसी क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन देने की हमेशा। ठीक है, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और ये तो बिल्कुल ही पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में आ रहे हैं, और जो सबसे ज़्यादा लेफ्ट में होते हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। सो मीन अपने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, हम देखो जब इनको इलेक्ट्रॉन देना होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से शेल से निकलेगा, सबसे लास्ट शेल से निकलता है, अपने को पता है। लिथियम से 2s से निकलेगा, सोडियम से 3s, पोटेशियम से 4s। कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन जो कि ये एलिमेंट्स दे सकते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे या देंगे, आयन बनाएंगे, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आयन बनाएंगे वो मोनोवैलेंट आयन होगा। मोनोवैलेंट आयन, ठीक है। सो पता चल गया अपने को मोनोवैलेंट आयन का रीजन क्या है, क्योंकि उनके पास आउटर शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो मोनोवैलेंट आयन बना। और फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स हैं वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल के सबसे लेफ्ट पार्ट में आते हैं, सबसे पहला ग्रुप रहता है इनका। ठीक है, अब अपने इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। एल्कलाइन मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया अपने, इससे अपने क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, इनकी एटॉमिक रेडाई पता कर सकते हैं, आयनिक रेडाई भी पता कर सकते हैं, और साइज में क्या रहता है, एटॉमिक रेडाई और आयनिक रेडाई। एटॉमिक रेडाई तो अपने को पता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीरियम।
नीचे जा रहे हैं, हमेशा आगे जाते नीचे जाने पे क्या हो रहा है, नया शेल जुड़ता है, ठीक है, नया शेल जुड़ेगा तो उनका साइज अपने आप ही बढ़ेगा। सो लिथियम था वो 2s1 में था, इलेक्ट्रॉन इसका लास्ट, ये 3s1, ये 4s1 और ये 5s1, ठीक है, 6s1। अब देखो जैसे जैसे अपने नीचे जा रहे हैं नया शेल जुड़ रहा है, तो पता ही है, सिंपल सी बात है, जो सबसे बड़ा साइज होगा वो सीजन का रहेगा, फिर अपना रुबिडियम आ जाएगा, फिर अपना पोटेशियम, देन सोडियम एंड देन अपना लिथियम। लिथियम सबसे छोटा मेटल रहेगा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, सबसे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स में सबसे छोटा कौन हुआ, लिथियम। क्यों, क्योंकि उसके पास उसका साइज कितना हुआ, 2s1 तक ही जा रहा है, उससे आगे नहीं जा रहा, और नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है क्योंकि नया शेल जुड़ रहा। अब बात करते हैं, ये तो सिंपल सी बात थी, इसमें कुछ भी खास लॉजिक नहीं है, सिंपल शेल जोड़ना। बात आती है कि आयनिक रेडियस कैसे डिफर करेगी इससे। तो आपने पढ़ा था कि जब भी अभी मेटल्स हैं तो कैटायंस बनाएंगे, मान लो कि लिथियम ने एक दिया इलेक्ट्रॉन, लिथियम ने बना लिया अपना कैटायन Li+, यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s1, यहाँ पे कितना रहेगा 1s2। अब जो लास्ट सब शेल था वो खत्म ही हो गया, अब सेकंड शेल में, सॉरी लास्ट शेल था वो खत्म ही हो गया, सेकंड शेल ही खत्म हो गया उसका, तो साइज बढ़ेगा या छोटा होएगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही हैं, 3 है, बट इलेक्ट्रॉन्स कम हो चुके हैं, यहाँ पे 2 रह चुके हैं, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो उतना ही रहता है। वो भी रीजन है। दूसरा रीजन, सबसे पहला रीजन ये था कि इसमें जो सेकंड शेल है वो खत्म हो गया, तो जो हमेशा Li+ का साइज है वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू Li। हमेशा अपने देखते आ रहे हैं कि कैटायन का जो साइज होता है, उसके एटम होता है जो खुद का, उससे हमेशा छोटा होता है, और एनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है। तो मेटल्स तो कैटायन ही बनाते हैं, तो इनका जब भी आयनिक रेडियस की बात आएगी तो कैटायन ही देखेंगे अपने, तो लिथियम का साइज बड़ा होगा और Li+ का साइज छोटा होगा। ऐसे जैसे नीचे जाएंगे तो उनका भी साइज सेम ट्रेंड के साथ बढ़ेगा। मीन्स जो सीजियम प्लस है वो सीजियम के बाद रुबिडियम प्लस, पोटेशियम, देन सोडियम, ठीक है, ये इनकी आयनिक रेडियस का अपना ट्रेंड ऑर्डर होता है, ठीक है। अब इसी आयनिक रेडियस को लेके अपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कौन सी, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, जब भी किसी अपने आयंस को जब किसी भी सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसके क्या होता है कि उसके चारों ओर वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स उसको घेर लेते हैं, तो उसमें जो भी एनर्जी रिलीज होगी तो अपनी क्या होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। सॉल्वेंट अब कौन सा होना चाहिए, हाइड्रेशन से मीन्स वाटर, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो वो अपने या जो भी आयंस रहेगा उसको घेरेंगे। अब अपने देखेंगे कि हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, ठीक है। साइज देख लिया अपनों ने, ठीक है, साइज से ही हाइड्रेशन एंथैल्पी अपने डिटरमाइन करेंगे, उसका ट्रेंड डिटरमाइन करेंगे, किधर की ओर बढ़ रहा है किधर की ओर घट रहा है। तो देखो मान लो मेरे पास एक है Li+ का कैटायन, थोड़ा सोडियम को देखें तो उसका जो साइज है वो थोड़ा और बड़ा होगा, पोटेशियम को देखें तो थोड़ा और बड़ा होगा, ठीक है। अब अगर देखें इसके चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे तो कैसे आएंगे, इसको थोड़ा सा और छोटा बना लेते हैं, लिथियम काफ़ी छोटा रहता है, तो इधर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं मान रहे, ठीक है। अब देखो कि छोटे से लिथियम आयन को कितने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया, तो जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स किसी कैटायन को सराउंड करेंगे, घेरेंगे, उतनी ज़्यादा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी रहेगी। इधर देखो सोडियम का आयन बड़ा है, बट वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे तो उतना स्पेस नहीं ले पाएंगे जितना कि लिथियम में है। वाटर मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे होंगे ज़्यादा, सोडियम का साइज भी तो देखो आप,
और लिथियम का साइज देखो इतना सा साइज और उसमें आसपास कितने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए। सेम ऐसा पोटेशियम के साथ होगा, उधर और कम हाइड्रेशन एंथैल्पी रहेगी। तो मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी का क्या रिलेशन रहा आयनिक डाई से, इनवर्स प्रोपोर्शन रहा। हाइड्रेशन एंथैल्पी तो एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, Fi प्लस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो यहाँ क्या ऑर्डर मिल जाएगा, सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी रहेगी Na+ की, देन सोडियम प्लस, देन K+, देन हीलियम प्लस, देन Cl+। अब अगर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा घेर रहे हैं उसको तो उसकी मोबिलिटी भी कम होनी चाहिए। तो जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतना ज़्यादा उतनी कम मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन्स कि आयंस की मूव करने की एबिलिटी। तो कभी कभी मोबिलिटी की भी क्वेश्चन पूछ लेता है हाइड्रेशन एंथैल्पी के अलावा। तो ये जो ऑर्डर रहेगा हाइड्रेशन एंथैल्पी का तो ये रहेगा, बट मोबिलिटी के लिए उल्टा हो जाएगा। मोबिलिटी सबसे कम रहेगी लिथियम प्लस की। ठीक है, ये अपनों ने साइज के हिसाब से निकाला, ये मोबिलिटी का था, ये लिख देते हैं हमने, ये मोबिलिटी का अपना ऑर्डर है और ये अपना हाइड्रेशन है। सो ये अपना ऑर्डर था। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस हमेशा आते ही रहते हैं, एक आधा क्वेश्चन आता रहता है मोबिलिटी पे। ये कंसेप्ट आप और आयंस पे भी लगा सकते हो कि साइज ज़्यादा होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी, साइज कम होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा रहेगी। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा घेर के रख रहे हैं उसको, तो उसकी मोबिलिटी भी कम होगी। ठीक है, होपफुली आपको ये सारा आज का समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं आपको क्या समझ नहीं आया। थैंक यू।